चैप्टर 13 अणुगति सिद्धांत। तो अणु क्या होता है? अणु होता है सबसे छोटा पार्टिकल। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं गैस का एक पार्टिकल। तो मतलब अब गैस क्या होती है? गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं। तो गैसों में अंदर चलता क्या है, उसमें प्रेशर कितना होता है। अब कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि पी, कैपिटल पी का यूज़ करेंगे हम, ये होता है दाब, प्रेशर। भी, कैपिटल भी, ये होता है आयतन। फिर है कैपिटल टी, ये होता है ताप। फिर है स्मॉल भी, ये होती है वेग, स्मॉल भी। स्मॉल एम मतलब उस छोटे से पार्टिकल का द्रव्यमान, उस छोटे से पार्टिकल के लिए। और कैपिटल एन अणुओं की संख्या। ऐसे कैपिटल एम ये होता है पूरा का पूरा द्रव्यमान, उस पूरे सिस्टम का। मतलब अगर हमने कितनी गैस ली है, 1 मोल गैस ली है। और मोल क्या होता है? मोल होता है कि मतलब जैसे हमें गैस को नापना है तो कैसे हम कहेंगे कि 1 मोल है गैस, 2 मोल गैस। जैसे कि हम दूरी कहते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे मोल में, ऐसी गैस के लिए मोल का यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें। और ई यहाँ पर है गतिज ऊर्जा के लिए हम लिखते हैं। तो ये सब कुछ इसमें यूज़ होगा। फिर एक चीज़ है आदर्श गैस। आदर्श गैस का समीकरण होता है पी भी बराबर आर टी। आर यहाँ पर कांस्टेंट है, और पी क्या है? पी है दाब, भी है आयतन, और टी है ताप। तो आदर्श गैस क्या होती है? जैसे कि गैस है, ऐसी गैस में अगर वो वाली जो गैस है वो चार्ल्स और बॉयल इन दोनों नियमों को लागू करती है, अगर ये दोनों नियम उस गैस पर लागू होते हैं। चार्ल्स नियम होता है कि भी समानुपाती होता है टी के, और बॉयल नियम होता है भी समानुपाती होता है, पी समानुपाती होता है 1/v के। अगर ये दोनों नियम किसी गैस पर लागू होते हैं तो वो हमारी गैस कहलाती है आदर्श गैस। और आदर्श गैस का समीकरण है पी भी बराबर एन आर टी। अब यहाँ एन को हम 1 मान लेते हैं तो आर टी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है गैस का समीकरण। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर, अब एक बर्तन है जिसमें हमने गैस भर ली है, तो उस पर लगाया गया दाब, वो कुछ ना कुछ दाब लगाएगी। तो प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, मतलब जो दाब है वो गतिज ऊर्जा के 2/3 के बराबर होना चाहिए। ये हमें निकालना है। मतलब P बराबर 2/3 ई, इतना आंसर आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला, ये आदर्श गैस का दाब समीकरण होता है। P बराबर स्मॉल m कैपिटल N, और जहाँ सी बार लिखा है इसको हटा के लिखना भी स्क्वायर बार बटे में 3 कैपिटल भी। ये वाला भी जो है ये बेग है, स्मॉल भी, यहाँ ये वाला बेग है और ये वाला आयतन है। तो ये होता है आदर्श गैस का दाब समीकरण। अब गैस का द्रव्यमान कितना है? तो टोटल गैस का द्रव्यमान कितना होगा? स्मॉल m, और उसमें मतलब एक अणु का द्रव्यमान गुणित उसमें टोटल अणुओं की संख्या का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल M द्रव्यमान आ जाता है। अब गैस का अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन को, अब जैसे यहाँ लिखा है P बराबर दाब है, ऐसे ही आयतन को हम लिखते हैं रो से, मतलब घनत्व को लिखते हैं रो से। यह घनत्व, तो घनत्व हो गया, इसको थोड़ा तिरछा बनाना, ये है रो बराबर आयतन बटे द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m कैपिटल N, और आयतन कितना है? भी। तो इसको हम कैपिटल M बटे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने बोला कि जो ये रो है, रो की वैल्यू कितनी है? M/N/v, तो इसकी जगह हम रख देंगे रो। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से P बराबर आ जाएगा 1/3 रो, और ये सी बार की जगह लिखना 1/3 रो भी स्क्वायर बार। इस भी स्क्वायर बार का मतलब होता है, देखो भी है बेग, बेग का वर्ग करा हमने, और जहाँ ये अगर ये बार लगा है, बार का मतलब होता है माध्य। माध्य मतलब कि जैसे कि 2-3 हमारे पास नंबर है, अब हमें उसका माध्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं? तीनों नंबर को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर ये गैस का है कि हर एक का बेग निकाला और उसको जितने भी अणु हैं उनसे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये इसका मतलब ये होता है औसत का। फिर
फिर क्या करा, अब 2 से हमने गुणा करा, 2 से हमने भाग दे दिया, और ये 2/3 को साइड में लिख लिया, और 1/2 रो भी बार ये भी स्क्वायर बार, ऐसा है। तो ये लिख लिया यहाँ पर। अब ये टोटल जो क्वांटिटी है 2/3 को छोड़ दो, 1/2 रो भी स्क्वायर बार, ये कहलाती है ई, ये होती है ई। तो हमने इसकी जगह ई रख दिया, तो हमारे पास आ गया p बराबर 2/3 ई। तो ये सॉल्व हो गया। ई बराबर क्या है यहाँ पर, ई है प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। तो ये फर्स्ट हो गया, सिद्ध करना था, मतलब पी निकाला सबसे पहले, पी का फॉर्मूला डायरेक्ट रखा और पी में हमने रो रख दिया और रो से हमने डायरेक्ट ई निकाल लिया। अगला है, यहाँ पर सिद्ध करना है गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, मतलब जो ई है वो इन्होंने कहा है परमताप टी के समानुपाती होती है। ठीक है, ई जो है टी के समानुपाती चाहिए। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले पी की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू कितनी है 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन बटे में भी और भी स्क्वायर बार, ये सी की जगह भी लिखना। ठीक है, इतना रख दिया। अब हमने क्या करा, इस भी को इस साइड ट्रांसफर कर लिया, तो ये हो गया पी भी बराबर 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन, और बटे में तो आपको यहाँ कुछ है ही नहीं, भी को इस साइड भेज दिया है, और भी स्क्वायर बार। अब पी भी जो हमने गैस का समीकरण देखा था, पी भी बराबर होता है आर टी, तो पी भी की जगह रख देंगे हम आर टी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर टी बराबर 1/3 एम एन भी स्क्वायर बार, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2 से गुणा 2 से भाग करना है सबसे पहले, तो हम कर दिया, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर 2 से भाग कर दिया। अब इस 2 को इस 3 को इस साइड ले जाओ 3, और यहाँ से 2 को नीचे ले आओ 3/2 आर टी तो है ही, और इस एन को भी नीचे ले आओ इस साइड ट्रांसफर करके, तो बट्टे में एन हो गया। अब इस साइड क्या क्या बचा हमारे पास, 1/2 स्मॉल एम और भी स्क्वायर बार, इतना बचा है। अब जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता था कितना होता था, ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, तो ये भी देखो वैसे ही दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ई लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 3/2 आर बटे में एन इंटू टी बराबर ई। अब ये जो चीज होती है ये होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये लिखा, और इसकी वैल्यू होती है के बराबर, तो आर बटे एन बराबर होता है के, तो इसकी जगह हमने रख दिया के, 3/2 के टी बराबर ई। अब ये तो नियतांक है, ये भी नियत है, बचा कितना टी, तो यहाँ हमने बोला कि ई जो है समानुपाती है टी के, तो यहाँ से ये वाले भी निकल आया। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला ये है कि अब गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो वर्ग माध्य, सबसे पहले तो ये हमारा वेग, वेग का वर्ग मतलब ऐसे लिखेंगे, वेग के वर्ग का माध्य कैसे लिखेंगे, इस पे हम बाल लगा देंगे, तो वेग के वर्ग का माध्य हो गया। अब वेग के वर्ग का माध्य का मूल वेग, मतलब वर्ग माध्य मूल वेग, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो वेग लिखा, ये वर्ग लगाया, ये माध्य लगाया, और मूल मतलब वर्गमूल, वर्गमूल कैसे लगाते हैं अंडर रूट, तो ये लगा दिया। इसका मतलब होता है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। और इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS, टोटल अगर इतना सब कुछ नहीं लिखना है तो सीधा लिख दो VRMS, मतलब वर्ग माध्य मूल वेग। अब हमें निकालना है कि ये वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो किसके परमताप के वर्गमूल के, मतलब VRMS जो है हमारा वो समानुपाती होगा अंडर रूट टी के। अब हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो P का फॉर्मूला ही रख देंगे, P बराबर क्या होता है 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन बटे में भी और भी स्क्वायर बार, ये हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे आगे, फिर हम करेंगे भी को इस साइड भेज लेंगे, यहाँ पर जो भी था बटे में वो इस साइड आ जाएगा, तो पी भी हो जाएगा, ये हो गया पी भी बराबर 1/3, और स्मॉल एम कैपिटल एन दोनों का गुणा होकर बन जाता है कैपिटल एम, मतलब छोटा सा द्रव्यमान और उसमें अणुओं की संख्या टोटल गैस में, अगर हम दोनों गुणा कर दें तो हमें टोटल द्रव्यमान मिल जाता है कैपिटल एम। तो यहाँ क्या करेंगे हम कैपिटल एम रख देंगे इसकी जगह, और
भी बार स्क्वायर, इसकी जगह ये रख दिया। अब क्या होगा, पी भी बराबर क्या होता है आर टी, तो आर टी रख दिया, आर टी बराबर हो गया 1/3 कैपिटल एम भी स्क्वायर बार, इतना रख दिया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इस 3 को इस साइड भेज दो, तो हो गया 3 आर टी बराबर कैपिटल एम भी स्क्वायर बार। और क्या कर सकते हैं, अब इस m को इस साइड भेज दो, तो ये m को भी हमने इस साइड भेज दिया, ठीक है, इतना ही बचा फिर उस साइड। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वर्ग है माध्य भी है लेकिन मूल नहीं है, तो मूल के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए अगर हम इस पर अंडर रूट लगा दे तो ये बन गया हमारा वर्ग माध्य मूल वेग, मतलब दोनों साइड अंडर रूट लगा दो। अब यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, कैपिटल एम भी नहीं बदलेगा, 3 भी नहीं बदलेगा, आर भी नियतांक है, ये भी नहीं बदलेगा, सिर्फ टी बदलेगा। तो यहाँ से हम सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं, शुरुआत में जो बताया था भी आर एम एस लिख सकते हैं, तो ये किसके समानुपाती हो गया, डायरेक्ट अंडर रूट टी के। तो यहाँ से ये आ गया, ये जो है ये वाली टर्म्स इनको ऐसे ये लिख लिख के रिप्लेस कर लेना, ठीक है, जहाँ पर भी सी है वहाँ सी ना लिख के भी का यूज़ करना, भी आर एम एस और ये भी वाले। ये गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, एक परमाणु गैस जैसे कि हीलियम है, मतलब जिसमें एक परमाणु है, हमने एक परमाणु लिया है, आदि की स्वतंत्रता की कोटि 3 है। अब स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ, स्वतंत्रता की कोटि। तो ये कुछ नंबर है, जैसे कि मान लो देखो एक परमाणु गैस है जैसे कि, तो अभी मान लो एक पार्टिकल है, अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है, तीन तीन डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ जा सकता है एक्स में, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, मतलब 3 दिशाओं में वो जा सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, स्वतंत्रता की कोटि हो गई 3, किसके लिए, एक परमाणु गैस के लिए। अगर हम द्विपरमाणु गैस लेते हैं तो द्विपरमाणु गैस के लिए एफ होता है 5, मतलब इसमें सिर्फ स्थानांतरण गति हो रही है, मतलब स्थान को यहाँ से वहाँ बदल रहा है। अब द्विपरमाणु में क्या होता है कि 2 पार्टिकल, 2 अणु है जो कि मिले हुए हैं साथ में, तो अब वो क्या क्या कर सकते हैं, घूर्णन कर सकते हैं, मतलब यहाँ वहाँ तो जा ही सकते हैं तीनों दिशाओं में, साथ में 2 दिशाओं में वो घूम भी सकते हैं, इसलिए वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। अब बहु परमाणु गैस क्या होगी, मतलब बहुत सारे परमाणु है उस वाली गैस में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंपन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला तो स्थानांतरण कर सकते हैं, स्थानांतरण, ठीक है, दूसरा एक परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस घूर्णन कर सकते हैं, स्थानांतरण के साथ साथ, स्थानांतरण प्लस घूर्णन। और बहुपरमाणु गैस जो होती है उसमें स्थानांतरण होता है, मतलब स्थान में अंतर यहाँ वहाँ घूम सकते, प्लस घूर्णन होता है, प्लस कंपन होता है। तो ये जो एफ होता है इसका 6 आता है, तो एक परमाणु गैस के लिए 3, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 और बहुपरमाणु गैस के लिए 6। तो यहाँ एक परमाणु गैस ली है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि है 3, किंतु ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार, ऊर्जा का समविभाजन नियम कहता है कि एक दिशा में अगर वो जा रही है तो उसकी ऊर्जा जो होगी वो होगी 1/2 kT, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है, 3 दिशाओं में जा रही है, तो 3 दिशाओं के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का गुणा कर देंगे, स्वतंत्रता की कोटि का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 के 3/2 kT। अब इसमें n मोल है, मतलब एक मोल में n नंबर्स ऑफ पार्टिकल है, तो कितना हो जाएगा u 3/2 n के टी, n का हमने गुणा कर दिया, जहाँ n जो है गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या है, किंतु बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है, k बराबर r/n। इससे अगर हम, और यहाँ पर r जो है वो क्या है, गैस नियतांक है, तो k n के तो हमारे पास पहले है, तो n का इस साइड गुणा कर दो, तो n के बराबर कितना हो गया r की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो u बराबर कितना हो जाएगा 3/2 RT हो जाएगा। अब ये आ गया, U होती है आंतरिक ऊर्जा, U जो है वो होती है, तो Q जो है वो होती है ऊष्मा, U जो है वो होती है आंतरिक ऊर्जा, और W है वो होता है कार्य, C भी जो होता है वो होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा लेकिन स्थिर आयतन पर, और Cp होता है मोलर विशिष्ट, ठीक है, तो C भी है मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, आयतन ये भी होता है आयतन,
और Cp होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर, ये P जो है वो दाब है। तो Cv की वैल्यू होती है, Cv का फॉर्मूला होता है du/dt। अब U की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसमें रख देंगे 3/2 RT। अब 3/2 तो बाहर आ गया, R भी बाहर आ गया, d/dt है, लेकिन यहाँ पर और क्या होगा t के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ का करेंगे, जैसे कि d का d/dx कर रहे हैं लेकिन x का ही कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता था 1। ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा 1, तो 3/2 R हो जाएगा। अब मेयर का समीकरण लगाया, वो होता है Cp माइनस Cv बराबर R। तो हमारे पास Cv की तो वैल्यू आ गई 3/2 R। अब Cp की वैल्यू निकालनी है, तो Cp बराबर, इसको Cv को साइड भेज दिया तो R प्लस Cv। अब Cv की वैल्यू है 3/2 R, तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर रख दिया R प्लस 3/2 R, तो ये हो गई 5/2 R। एलसीएम ले लिया, 2 उधर चला गया, 2 + 3 5। अब गामा, गामा मतलब होता है दोनों मूलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। अनुपात मतलब Cp/Cv, ये होता है गामा। तो हमने यहाँ क्या Cp की वैल्यू भी निकाल ली, Cv की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों को रख दिया 5/2 R, 3/2 R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5/3, तो 5/3 होता है 1.67। तो यहाँ से ये आ गई गामा की वैल्यू। तो इसके बाद है द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, जैसे अभी हमने एक परमाणु गैस के लिए निकाली है, अब द्वि में क्या करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो समविभाजन नियम से एक के लिए एनर्जी होती है 1/2 kT। तो सब इसके लिए कितनी होगी, F की वैल्यू यहाँ पर द्विपरमाणु के लिए कितनी थी 5, तो U बराबर हो जाएगा 5/2 NkT। n के बराबर कितना होता है R, तो यहाँ रख दिया U बराबर 5/2 RT। अब C भी फिर से वही, C भी में du/dt रखेंगे, और U कितना है 5/2 RT। तो हमारे पास आंसर आया 5/2 R। Cv की वैल्यू निकल आई है, मेयर समीकरण से Cp की वैल्यू निकाल लेंगे, Cp की वैल्यू हो जाएगी 7/2 R। अब गामा निकालेंगे, तो गामा क्या करेंगे Cp/Cv, दोनों की वैल्यू रखेंगे 7/5 बराबर 1.40। तो ये हमारे पास आ गई द्विपरमाणु गैस के लिए।